हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू स्वा एजुकेशन। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राजस्थान एफएसओ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इस पेपर में जीएस का एक काफ़ी मेजर पोर्शन दिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में जीएस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमको जीएस के अंडर में पढ़ना है, कवर करना है। जैसा कि आपको हम बता दें कि 5 अगस्त को हमारी एक कोर्स, हमारा एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें राजस्थान एफएसओ के पूरा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, देखते हैं कि जीएस का पोर्शन हमको कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर करना है। फर्स्ट हम अगर बात करें सेगमेंट की, तो यहां पर सबसे पहले आता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो यहां पर हिस्ट्री देखेंगे कि जो राजस्थान की प्री हिस्ट्री है, ठीक है। एक चीज आपको जानना जरूरी है कि जो जीएस का ये पोर्शन दिया हुआ है राजस्थान एफएसओ वाले सिलेबस में, इसमें बेसिकली जितनी भी आप हिस्ट्री कह लीजिए, आर्ट देख लीजिए, कल्चर देख लीजिए, या ज्योग्राफी देख लीजिए, या पॉलिटी देख लीजिए, बेसिकली वो राजस्थान से ही रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। तो राजस्थान के डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा कवर करना हमको। तो बेसिकली पहले हिस्ट्री की अगर बात करें तो हमको हिस्ट्री पढ़नी है राजस्थान की। राजस्थान की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है, कैसे धीरे धीरे उसका चेंजेसमेंट हुआ है। तो हमको यहाँ पे प्री हिस्ट्री राजस्थान की देखनी है, कवर करनी है। ओके, सेकंड बात करें तो एज ऑफ राजपूत। देखिए राजस्थान में बेसिकली जो राजपूत है, काफी बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है राजस्थान की हिस्ट्री में। राजपूत का काफी ज्यादा स्ट्रगल रहा है। वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात कर ले या वहां पर कई लड़ाइयों की, बैटल की बात करें, वहां पर राजपूत का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग एज ऑफ राजपूत यानी राजपूत का कैसे इवोल्यूशन होता है, वहां पे राजपूत का कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिलता है, किस किस बैटल में राजपूत का कंट्रीब्यूशन दिखता है, वहां पे हम लोग इसकी बात करेंगे। और मेजर डायनेस्टीज के बारे में देखने को मिलता है। यहाँ पे कई वंशज यहाँ पर ऐसे आते हैं, कई वंश जो बड़े बड़े वंश है यहाँ पे डायनेस्टीज से रिलेटेड है, उनको यहाँ पर हमको देखना है कि राजस्थान में कौन सी मेजर डायनेस्टीज है, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट और है यहाँ पे तो अचीवमेंट्स एंड प्रोमिनेंट रूलर्स। जो भी रूलर्स राजस्थान में रहे हैं 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, उनका क्या क्या अचीवमेंट रहा है, वो अंग्रेजों से कैसे लड़े, उसके पहले जो बैटल्स हुई थी उनका क्या अचीवमेंट्स था, उन सभी अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट बात करें इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान। आज का जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में कई किले आपको देखने को मिलेंगे, कई फोर्ट देखने को मिलेंगे, कई बड़ी बड़ी हेरिटेज देखने को मिलती है। उनका टाइम टू टाइम पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, अचानक से सारी चीजें तो बन नहीं गई। तो जितने बड़े किले हैं, हवा महल कह लीजिए, या और भी जो बड़े बड़ी इमारतें हैं, उनका समय समय पे क्या हुआ, निर्माण होता गया। जब इनका निर्माण हुआ तो आज एक हमको एक मॉडर्न राजस्थान देखने को मिलता है। एक आजाद भारत में एक मॉडर्न राजस्थान हमको देखने को मिलता है, पर इसका फॉर्मेशन में हमको सैकड़ों साल देखने को मिलेंगे, कई सैकड़ों साल लगे हुए हैं। 3 सैकड़ों सालों में कैसे इसका इमरजेंस हुआ है, कैसे इसका धीरे धीरे विकास हुआ है, इन विकास की यात्रा को हम एक बार देखेंगे। कैसे राजस्थान ने अपने आप को खड़ा किया और राजस्थान ने अपने आप को मजबूती के साथ भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। क्लियर है। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमको सोशियो पॉलिटिकल अवेकनिंग देखना 19th सेंचुरी का, यानी 1800 समथिंग से लेकर 1900 तक का 19th सेंचुरी की बात कर रहा। तो यहाँ पे सोशल पॉलिटिकल कैसे जागरूकता लोगों में फैली, कैसे अंग्रेजों से लड़ाइयां इन्होंने लड़ी, कैसे और भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए, सारी चीजों का हमको सोशल यानी राजनीतिक और सामाजिक यहाँ पर विकास को देखना, राजनीतिक सामाजिक हमको जागरूकता को देखना यहाँ पर कैसे हुआ राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो पीजेंट्स यानी कि जो किसान है वहां पे, दुनिया के जितने भी किसान, अगर हम भारत की अगर बात करें तो आजादी की लड़ाई में हर जगह के किसानों ने क्या किया, आंदोलन में भाग लिया, लेकिन सभी किसानों की अपनी अलग समस्याएं थी। जैसा कि बिहार के आप लोगों ने सुना होगा, बिहार में गांधी जी ने चंपारण में क्या किया, आंदोलन में भाग लिया था। तो बिहार के किसानों की एक अलग समस्या थी, पर राजस्थान के किसानों की एक अलग समस्या थी। तो वहां पे जो पीजेंट्स थे या ट्राइबल जो कम्युनिटी थी, जो वहां पे जो लोकल जो कम्युनिटी थी, जो समुदाय था, उनकी अपनी एक अलग समस्या थी। तो उनकी जो 20th सेंचुरी में यानी 1900 समथिंग से लेकर के जो भी आगे की जो सेंचुरी रही है, आगे उनका क्या समस्या था, वो लोग आंदोलन में किस लिए भाग लिए, उनकी क्या डिमांड्स थी, उन सभी को हम यहाँ पर उनके मूवमेंट को देखेंगे, उनके आंदोलन को देखेंगे, उनकी लड़ाइयों को देखेंगे हम यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द पॉलिटिकल स्ट्रगल। देखिए राजस्थान में जब भारत आजाद होता है तो उसके बाद में राजस्थान में गवर्नमेंट बनी, पूरे देश में जैसे कि हर स्टेट में गवर्नमेंट बनी, वैसे ही राजस्थान में भी क्या हो, गवर्नमेंट बनी। तो वहां पे जब गवर्नमेंट बनना शुरू हुई तो वहां पर अपना कुछ गवर्नमेंट का इशू रहा होगा,
वहां पे कुछ स्ट्रगल रहा होगा। तो राजस्थान के गवर्नमेंट को बनाने में, उसके इंटीग्रेशन में, यानी राजस्थान का जो एक यूनिफिकेशन हुआ, उसका जो इंटीग्रेशन हुआ, उसमें क्या रोल रहा वहां के लोगों का, कैसे वहां पे इवोल्यूशन हुआ वहां के पॉलिटिक्स का, और वहां पे गवर्नमेंट का क्या स्ट्रगल रहा, कैसे कैसे राजनीतिक व्यवस्थाएं चली, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे, वहां की शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, वहां की सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, और वहां पे पॉलिटिकल कैसे स्ट्रगल हुआ, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे इमरजेंस हुआ, उसकी हम लोग वहां पे बात करेंगे। तो ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन था, और इसमें छोटा सा एक पॉइंट था हमारा पॉलिटी का, ये यहां पर हम लोग इस टॉपिक को यहां पे कवर करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हमको आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है। तो राजस्थान काफी रिच रहा है इस मामले में। राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक, डांस, काफी टाइप का वैरायटी हमको वहां पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम आर्ट की अगर यहाँ बात करें तो विजुअल आर्ट वहां पे देखने को मिलता है। राजस्थान में कई विजुअल आर्ट देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के कुछ लोग आज भी वहां पे जो नेटिव पीपल्स हैं, वो जो कठपुतली होती है उसको उंगलियों से नचाते हैं। ये काफी फेमस होता है, आपने कई टीवी पे पुराने धारावाहिक में या डीडी नेशनल में इस चीज को देखा होगा, जिसको दिखाया जाता था। ये राजस्थान की काफी पुरानी परंपरा रही है। तो इसको हम लोग विजुअल आर्ट्स में देखेंगे। आर्किटेक्चर में देखेंगे कि आर्किटेक्चर में जो फोर्ट आते हैं, किले आते हैं, बड़ी बड़े महल आते हैं, वहां पे और भी तरीके के जो भवनों का निर्माण हुआ है, वहां पर ये आर्किटेक्चर किस तरीके से डिजाइन किया गया, किसने कराया, कौन कौन से फेमस बिल्डिंग्स है जिसका निर्माण कौन से शासक ने किया, कौन से रूलर ने किया, उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे टेम्पल्स। राजस्थान में टेम्पल्स की भी वैरायटी देखने को मिलती है। तो टेम्पल्स भी देखेंगे वहां पे कौन कौन से फेमस टेम्पल है, कौन से मंदिर फेमस है, और उसका डिजाइन किस प्रकार के, किस शैली में बना है, किस किस शैली में बना, और कौन से शासक ने उसका निर्माण कराया, तो उसकी बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्कल्पचर की बात करेंगे। ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान स्कल्पचर, जो भी भवन का निर्माण हुआ है, जो भी स्कल्पचर से मूर्तियों का वहां पे जो निर्माण हुआ, उस सब में किस प्रकार से उसका निर्माण किया गया, कौन से डिजाइन का, कौन से शैली का वहां पे प्रयोग किया गया, और कौन से शासक ने कराया, इन सब की बात करेंगे। और पेंटिंग्स की बात करेंगे, वहां पे पेंटिंग्स की बात करेंगे। ये हमारे आर्ट का पार्ट है, हमारे आर्ट की पार्ट है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट अगर कल्चर की बात करें तो यहाँ पर हमको परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ राजस्थान, फोल्क म्यूजिक की बात करेंगे। वहां पे जो फोक म्यूजिक, वहां का लोकल म्यूजिक क्या है, वहां पे लोकल डांस क्या है, लोकल यहाँ पे डांस क्या है। फिर वहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ड्रामा जो वहां के लोकल लोग एंटरटेनमेंट के लिए जो काफी पुरानी परंपरा से वो फॉलो करते आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग आपस में एंटरटेन करते थे, कैसे लोग अपने जिंदगी में खाने पीने के अलावा जो एंटरटेनमेंट का जो साधन था कैसे वो करते थे, उन सब की यहाँ पे हम लोग बात कल्चर में करते हैं। तो यहाँ पर कल्चर में हम लोग म्यूजिक देखेंगे, डांस देखेंगे, और फिर साथ ही साथ वहां का जो ड्रामा रहा है लोकल लेवल पे उसकी बात करेंगे, उसका क्या नाम है, और वहां पे किस किस रीजन में इसको अभी भी फॉलो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो वेरियस रिलीजियस कल्ट्स, कल्च वहां पे जो रिलीजियस जो वहां पे कॉम्बिनेशन है, वहां पे जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनका कैसे वहां पे क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन कौन से अभी भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनका क्या स्पेशल फीचर रहा है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। वहां पे उसके साथ वहां पे हम लोग सेंट की बात करेंगे, जो राजस्थान में कुछ संत हुए हैं, ठीक है, उनका क्या योगदान हुआ। भक्ति आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, और भी विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में उनका क्या योगदान रहा है, उनकी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो वेरियस डायलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन राजस्थान, लिटरेचर एंड राजस्थानी लैंग्वेजेस। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है। तो राजस्थानी लैंग्वेज भी कोई एक प्रकार की ऐसी लैंग्वेज नहीं जो कि एक रीजन में बोली जाती हो, वहां पे उसके अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं। जैसा कि हिंदी यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी इस सब स्टेट में बोला जाता है, पर हिंदी बोलने का तरीका भी अपना अलग होता है। एक बुंदेली होती है, जहाँ के लोकल लोग अगर वहां पे हिंदी बोलते हैं तो एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यूपी के लोग यूपी में भी अलग अलग तरीके से बोला जाता है। वैसे राजस्थान में देखेंगे जो हिंदी का जो डायलेक्ट्स है, बोलने का जो एक्सेंट है वो अलग होता है। तो यहाँ पर वैसे हम लोग डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेज वहां पे देखेंगे। बेसिकली राजस्थान में हम लोग राजस्थानी लैंग्वेज को देखेंगे, और उसका जो डायलेक्ट्स है, ठीक है, वहां पे जो उसकी बोली है किस तरीके से बोली जाती है, कौन कौन सी बोलियां हैं वहां पे जो कि प्रचलित है और आज भी लोकल यानी ट्राइब कम्युनिटी में उसको बोला जाता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से नाम से इसको जाना जाता है, हम इसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो ये था हमारा आर्ट और कल्चर। इसके पहले हमने देखा हिस्ट्री, और ये था हमारा आर्ट एंड कल्चर। चलिए, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर आता हमारा ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल, ज्योग्राफी। इस मामले में राजस्थान काफी डाइवर्स है, ठीक है। राजस्थान में आपको बहुत बड़ा एक देखने को मिलता है पर्वत, पठार,
यानी कि माउंटेन, और एक बड़ा देखने को मिलता है रेगिस्तान, जिसको हम लोग डेजर्ट थार के नाम से जानते हैं, थार। ठीक है, थार ये इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो ये जो डेजर्ट है हम कहाँ मिलेगा, हमको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो यहाँ की जो राजस्थान की जो जियोग्राफी है, राजस्थान का जो स्पेशल जियोग्राफी है, डाइवर्सिटी है, जो उसका भूगोल है, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो राजस्थान की जो जियोग्राफी है उसका फिजिकल जियोग्राफी हम देखेंगे। फिजिकल जियोग्राफी में क्या आता है, सबसे पहले आता है इसका, यहाँ पे माउंटेन्स आते हैं। तो माउंटेन्स में जो सबसे फेमस है वो है अरावली, और अरावली इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड माउंटेन है, सबसे पुराना, जितने भी हमारे इंडिया में पुराने माउंटेन्स है उसमें से सबसे पुराना माउंटेन्स में से एक माना जाता है अरावली को। तो अरावली को यहाँ पे देखेंगे, फिर प्लेटूज को देखेंगे। ठीक है, कुछ प्लेटूज को देखेंगे जिससे हमको मिनरल्स मिलता है, मिनरल्स को वहां पर माइनिंग की जाती है, वहां से मिनरल्स मिलता है। फिर प्लेन्स को देखेंगे, राजस्थान में कुछ प्लेन एरिया भी है, कुछ रिवर्स है, उसका बेसिन है जो प्लेन एरिया है। फिर वहां पे डेजर्ट, डेजर्ट की जैसा कि मैंने उसकी बात की, यहाँ पे डेजर्ट में थार आता है। तो थार की हम यहाँ बात करेंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पे इसका क्या विस्तार है, इस सब की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मेजर रिवर्स, राजस्थान में कुछ नदियां हैं। वैसे तो राजस्थान में काफी जगह पे देखेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा सूखा, वहां पे आपको मिलेगा सूखा, और वहां पर काफी बड़े एरिया में थार डेजर्ट फैला हुआ है, रेगिस्तानी मरुस्थल फैला हुआ। फिर भी वहां पे मेजर कुछ रिवर्स हैं जिसकी वजह से वहां पे खेती होती है, कुछ कैनाल्स भी देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से वहां पे खेती को आसान तरीके से बनाया गया है। कुछ झील देखने को मिलेंगी जो कि कुछ खारे पानी की झील यानी साल्ट लेक है, और कुछ आपको स्वीट वाटर की लेक देखने को मिलेगी, मीठे पानी की झील देखने को मिलेगी। तो वहां पर हम लोग ये चीज भी कवर करेंगे। ओके, तो यहां पर हम लोग रिवर्स देखेंगे और यहां पर हम लोग लेक देखेंगे, झील देखेंगे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्लाइमेट एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, और क्लाइमेट डिसाइड करता है कि वहां पे एग्रीकल्चर कैसा होगा, एग्रीकल्चर कैसा होगा, एग्रीकल्चर से डिसाइड होता है कि वहां पे खान पान कैसा होगा। एक चीज आपको नोट करने की ये है कि जो भी रीजन होता है, किसी भी अगर हम स्टेट की बात करें तो वहां पे जैसा ज्योग्राफिकल रीजन होता है वहां का आर्ट एंड कल्चर वैसे ही डिसाइड होता है। तो राजस्थान की जैसी ज्योग्राफी होगी, जैसा क्लाइमेट होगा, वैसे ही वहां पे क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, और जैसा एग्रीकल्चर होगा वैसे ही वहां पे खान पान होगा, वेशभूषा होगी, और उस तरीके से वहां पे आर्ट एंड कल्चर उसका क्या होगा, डिसाइड होगा। तो राजस्थान में कैसा क्लाइमेट है उस तरीके से वहां पे डिफाइन होता है कि कौन सा वहां पे फसल उगेगी, और फिर वहां पे हम लोग मेजर सॉइल की भी बात करेंगे। ठीक है, तो वहां पे मेजर क्लाइमेटिक रीजंस देखेंगे, फिर वहां पे सॉइल किस प्रकार की मिट्टी है वहां पे, तभी तो डिसाइड होगा कौन सी फसल उगेगी। तो वहां पे मिट्टी का टाइप देखेंगे, सॉइल का टाइप देखेंगे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। यानी राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, जिले हैं, सभी जिलों में एक तरह की मिट्टी नहीं पाई जाती थी। कौन सी जिलों में कौन सी प्रकार की, कौन से टाइप की मिट्टी पाई जाती है, उसका हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो मेजर फॉरेस्ट टाइप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन उसका देखेंगे। यानी राजस्थान में कितने टाइप के वहां पे डिजर्ट है, कहाँ कहाँ पे डिजर्ट है, वैसे तो सॉरी फॉरेस्ट है। तो राजस्थान में फॉरेस्ट का क्या टाइप है, एवरग्रीन है या डेसिडुअस है, वैसे एवरग्रीन तो वहां पे नहीं पाया जाता। ठीक है, तो वहां पर हम लोग फॉरेस्ट का टाइप देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से टाइप का फॉरेस्ट वहां पे पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन का क्या वहां पे योग है, भारत की जो पॉपुलेशन उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है राजस्थान के पॉपुलेशन का, कितनी वहां पे जनसंख्या है, उसमें से कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, सेक्स रेशियो, यानी कि सेक्स रेशियो वहां पे क्या है, कितने लिटरेट है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और कितने इलिटरेट है, कितने निरक्षर हैं, यानी साक्षर है, कितने निरक्षर है। तो लिटरेट इलिटरेट लोगों को यहाँ पे देखेंगे। तो डेमोग्राफी में बेसिकली हम लोग इन चीजों को देखते हैं। लिस्ट एजुकेटेड, यानी सबसे कम कौन सा साक्षर जिला है, मोस्ट एजुकेटेड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इस सब की हम लोग यहाँ पे कुछ बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट, तो कुछ यहाँ पे कुछ इश्यूज है, जैसे राजस्थान से जो जुड़ा हुआ है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन से जुड़ा हुआ है, उसके एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, कुछ स्पेशल कंडीशन देखनी है, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट का मतलब होता है वहां पे मरुस्थल, यानी वहां पर खेती नहीं हो पाती हो, वहां पे रेनफॉल काफी कम होता है। तो वहां पे क्या होता है, काफी दूर दूर तक आपको एग्रीकल्चर नहीं देखने को मिलेगा, हरे बड़े प्लांट्स वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे, तो डेजर्ट उसको कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी यानी ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी जब डेजर्ट की मात्रा, यानी उसका जो एरिया है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जाए, उसका
एरिया उसको डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाए, बढ़ता चला जाए, उसको हम लोग कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, यानी ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से डेजर्ट बढ़ता चला जा रहा, हम लोग हरे भरे मैदानों को भी डेजर्ट बनाते चले जा रहे हैं, तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस है जो हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें तो ड्रॉट, राजस्थान में मरुस्थल काफी बड़ा फैला हुआ, वहां पे नदियों में पानी काफी कम है, वहां पे काफी ज्यादा कोई मेजर रिवर्स वहां पे है नहीं, तो जो भी रिवर्स हैं वहां पे उन सफिशिएंट वाटर की सप्लाई नहीं कर पाती, जिससे कि राजस्थान में सभी इलाकों तक पानी की सप्लाई पूरी की जा सके। तो वहां पे राजस्थान का एक मेजर इशू है ड्रॉट, सूखा। वहां पे एग्रीकल्चर के लिए जो पानी है उसको कैनाल से वहां पे पहुंचाया जाता है, तो वहां पे कई कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कैनाल्स है जिसकी बात हम आगे लेक्चर में करेंगे, जिसके वजह से वहां पर खेती कर पाना संभव हो पाया है। अदरवाइज वहां पे जितने भी एरिया में खेती की जाती है उसकी सिंचाई के लिए नदियों का पानी कंप्लीट तरीके से क्या होता है, सफिशियंट नहीं होता। तो यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन, सूखे की जो कंडीशन है, सिचुएशन, स्थिति है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और फ्लड, बाढ़ की सिचुएशन कभी कभी जो कि आ जाती है, उसकी भी हम लोग यहाँ पे सिचुएशन देखेंगे, बात करेंगे। और डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे। फॉरेस्टेशन, वैसे भी वहां पे फॉरेस्ट का संख्या काफी कम है, फॉरेस्ट का एरिया काफी कम है, पर फॉरेस्ट जो बचा खुचा भी है हर जगह पे, ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें वहां पे डिजर्टिफिकेशन अलग अलग जगहों पे हो रहा है, वैसे डिफॉरेस्टेशन भी अलग अलग जगहों पे होता जा रहा है। तो कुछ ऐसे मेजर कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों को काटना, जंगलों को खत्म करना, आग लगा देना, ये सारी कुछ कंडीशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट है इसमें ज्योग्राफी में एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस जो भी एनवायरमेंट्स में कॉज हो रहे हैं, जो भी जो कि हार्मफुल एक्टिविटी हो रही है, जिसके वजह से हम लोग पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, या और हम न्यूक्लियर पॉल्यूशन की बात कर ले, या साउंड पॉल्यूशन की बात करें, ये सब हमारे एनवायरमेंटल कॉज करते हैं, एनवायरमेंट में हार्मफुल इंपैक्ट डालते हैं, हमारे ह्यूमन के ऊपर हार्मफुल इंपैक्ट डालते हैं, उसके साथ साथ सारे एनिमल्स के भी ऊपर ये हार्मफुल इंपैक्ट डालते हैं। तो यहां पर हम लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करेंगे, और इसके साथ साथ इकोलॉजिकल कंसर्न की बात करेंगे। इकोलॉजिकल कंसर्न का मतलब जो इकोलॉजी है, यानी हमारा एनवायरमेंट है, उसमें सिर्फ हम ह्यूमन ही नहीं रहते, उसके साथ कुछ वहां पे प्लांट्स और वहां पे एनिमल्स भी रहते हैं, तो उनको भी आजकल इससे प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। तो इकोलॉजिकल कंसर्न आजकल बढ़ता जा रहा है, उसमें कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारी इकोलॉजी, हमारी फूड चेन, हमारी ये सारी सोसाइटी हमारी डिस्टर्ब हो रही है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बात करें तो इकोनॉमी। इकोनॉमी जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया का बजट है, वैसे ही हमारा राजस्थान का क्या है, बजट हर साल विधानसभा में पेश किया जाता है, प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है। और वो राजस्थान के किस किस सेक्शन में, यानी एजुकेशन में कितना खर्च होगा, वहां के हेल्थ पे कितना खर्च होगा, वहां पे किसानों में कितना खर्च होगा, वो इकोनॉमी में हमको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो राजस्थान की जो इकोनॉमी है, यानी राजस्थान को कितना पैसा मिलता है, कितना खर्च होता है, कौन से सेक्शन में, कौन से एरिया में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गवर्नमेंट किस सेक्शन पे कितना ध्यान देती है, इसकी हम लोग बात करेंगे। प्लस उसको गवर्नमेंट को किस किस रिसोर्सेज से कितना पैसा मिलता है, और गवर्नमेंट के पास क्या रिसोर्सेज होते हैं, टैक्स लेती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट माइनिंग को भी क्या करती है, इशू करती है, और गवर्नमेंट के पास कौन से माइनिंग होते हैं, जो कि हमको क्या ज्योग्राफिकल रीजन जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कौन कौन सेक्टर में हमको माइनिंग देखने को मिलती है, तो वो भी गवर्नमेंट के एक इनकम के सोर्स होते हैं। तो मिनरल्स देखेंगे यहाँ पे कौन से मिनरल्स हैं, कौन से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, और राजस्थान के किस एरिया में माइनिंग होती है, और किस चीज की माइनिंग होती है, किस चीज का प्रोड्यूसर के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे यानी फर्स्ट पे, इसकी बात हम लोग करेंगे। और ये मिनरल्स जो है ना और माइनिंग है जो सीधा सीधा इकोनॉमी से क्या रिलेटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट के ये इनकम का सोर्स है। तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो अपना इनकम भी देखती है, और फिर क्या देखती है, कितने हमको खर्च करने हैं, खर्च भी देखती है, ये सब बजट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग राजस्थान के बजट की बात करेंगे, उसकी इकोनॉमी की बात करेंगे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात करें पावर रिसोर्सेज की बात यहाँ पे करना है। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अगर बेसिकली बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो यहाँ पर हम लोग सोलर देख सकते हैं, विंड देख सकते हैं। तो दोनों का जो यहाँ पे स्कोप है ना राजस्थान में काफी अच्छा है। तो जो राजस्थान है रिन्यूएबल एनर्जी को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। अब वहां पे स्कोप कितना ज्यादा है, उसका वहां पे उपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्कोप काफी अच्छा है, तो वहां पे हम लोग विंड को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और वहां पे हम लोग सोलर एनर्जी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट, मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। वहां पे जो इंडस्ट्रीज है, किस टाइप की इंडस्ट्री है,
कौन कौन सी इंडस्ट्री का वहां पे स्कोप अभी हो सकता है, कौन सी मेजर इंडस्ट्री ऑलरेडी पहले से रन की जा रही है, तो उन सभी इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे देखेंगे। स्पेशली हमको यहाँ पे टेक्सटाइल पे यानी कपड़ों की इंडस्ट्री पे क्या करना, फोकस करना है। नेक्स्ट हमको शुगर की इंडस्ट्री पे वहां पे फोकस करना है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है रिलेटेड विद एग्जाम, उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ पेपर और वेजिटेबल ऑयल्स और जो पेपर बनाने के जो फैक्ट्री है या कंपनीज इंडस्ट्रीज है, उनकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर बात करें तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गरीबी, ये दो टर्म है जो कि भारत में हमेशा से इसको प्रयोग किया जाता रहा है और आज भी हमारे भारत में करोड़ों लोग बेरोजगारी के शिकार हैं, गरीबी के शिकार हैं। तो इन सभी मुद्दों को हम लोग राजस्थान की क्या इकोनॉमी में भी डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में कितने युवा बेरोजगार हैं, कितना परसेंटेज है, गवर्नमेंट का क्या डाटा है, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके साथ पॉवर्टी की वहां पे बात करेंगे, पॉवर्टी की लाइन क्या है, किन लोगों को गरीब माना जाता है, किस गरीबी रेखा से नीचे लोगों को क्या क्राइटेरिया बनाया गया, तो यहाँ पे हम लोग पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और लास्ट है एग्रो फूड पार्क्स, फूड इंडस्ट्री सनराइजिंग इंडस्ट्री है और ग्रोइंग सेक्टर है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस सेक्टर को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो राजस्थान में अभी तक कितने फूड पार्क खोले गए या क्या क्या अभी आगे स्कोप है, क्या अभी प्रस्तावित है, उन सब की हम यहाँ पे बात करेंगे। एग्रो फूड पार्क की वहां पे क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है राजस्थान में, किस टाइप के इंडस्ट्री वहां पे पहले से रन की जा रही है, इन सब की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये हमारा इकोनॉमी का सेक्शन था, इसमें हमको ये पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया हमको क्या करना है, इसको कवर करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको यहाँ पे लास्ट जो सेगमेंट है जो ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर। वैसे तो करंट अफेयर हमको नेशनल लेवल पे भी फोकस रखना है, पर वहां पे बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कि करंट अफेयर्स है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं उसको हमको फोकस करना है। राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो गरीबों के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए और लोगों के हेल्थ के लिए क्या क्या योजनाएं बनाती है, कौन सी स्कीम लाती है, उन सभी स्कीम को हमको फोकस रखना है, उन सभी स्कीम को हमको कवर करना है। साथ ही साथ यहाँ पे हमको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, यानी नेशनल लेवल पे भारत में हमारी क्या पॉलिटी चल रही है, पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इवेंट्स आते हैं, कुछ लोगों का निधन हो जाता है, कुछ लोगों का क्या होता है, कुछ कोई नया इवेंट होता है, उन सब मेजर इवेंट्स को हमको कवर करना है। और कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स को भी कवर करना है, जो मेजर इवेंट्स होते हैं, जो कभी वॉर हो गई, यूएन में क्या चल रहा है, ये सारी हमको न्यूज को क्या करना है, कवर करके हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, लास्ट एक पोर्शन है जो कि यहाँ पर हम कवर करेंगे, जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में और वर्ल्ड में। जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो आईसीएमआर है, आईसीएआर है, काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर है, ठीक है, ये सारी कुछ इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है। और साथ ही साथ कुछ वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में हमको स्टडी करना है, इनकी स्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, कब हुई, क्या इनका फंक्शन क्या हो इनका फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में हमको यहाँ पे कवर करना है। तो ये था हमारा करंट अफेयर का सेक्शन। हमने पहले हिस्ट्री की बात की, उसके बाद हमने ज्योग्राफी की बात की, उसके बाद हमने पॉलिटी की बात की, फिर आर्ट एंड कल्चर की बात की, हमने इकोनॉमी की बात की और फिर हमने करंट अफेयर की बात किया यहाँ पे। तो ये था हमारा राजस्थान एफएसओ का सिलेबस पैटर्न। आप लोगों को ऑलरेडी सिलेबस पैटर्न के बारे में बताया जा चुका है। हमने यहाँ पर जीएस के पोर्शन जो कि काफी मेजर यहाँ पे सेक्शन कवर करता है, इसके बाद हमने बात किया, यहाँ पे हम लोगों ने जीएस के पोर्शन का सिलेबस डिस्कशन किया। जैसा कि आपको हम बता दें कि हमारा जो राजस्थान का एफएसओ बैच है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 5 अगस्त से सभी सब्जेक्ट को एक साथ सभी अलग अलग टीचर्स के द्वारा कवर किया जाएगा। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको ज्वाइन करें टाइम से और फिर अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।